हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कोर्स ए, या जिसको आप हिंदी अ भी कहते हो। ठीक है ना। हिंदी में बच्चों दो कोर्स आते हैं, एक ए एक बी। ठीक है, अ और ब करके। ठीक है, ये अ है। ब का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कल ही, और आई होप आप लोगों ने ब वाले जो बच्चे हो, मतलब बी वाले, कोर्स बी वाले, वो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। और आज का ये वीडियो कोर्स ए वाले के लिए है। तो बच्चों, ये ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 है, हिंदी और अगर इंग्लिश में मैं लिखूं तो सेल्फ असेसमेंट 1 कोर्स ए। ठीक है। सो बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ओके, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, 8 मार्क्स के हैं टोटल। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरा खाने की पूरी तैयारी की और उसके बाद उसे खाए बिना ही फेंक दिया। इस नवाबी व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। सो बच्चों, खीरा खाने की तैयारी करके उसके बाद खीरा न खाना, ये नवाब की दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग किया गया है। दिखावटी जीवन शैली के बारे में बताया गया है। नवाब साहब के मन में अहंकार की भावना थी, उसको प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। और नवाब साहब इस घटना के द्वारा अपने आप को खानदानी तहजीब मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। आंसर लिखा है बच्चों, नवाब साहब ने खीरा खाने की पूरी तैयारी की और उसके बाद उसे बिना खाए फेंक दिया। इस घटना के माध्यम से पतनशील सामंती वर्ग मतलब नवाबी परंपरा की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया गया है। नवाब साहब के मन में अहंकार की भावना थी, उनके प्रतिक्रिया दिखावे और आडंबर से परिपूर्ण थी। इस घटना के माध्यम से नवाब साहब स्वयं को खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत आदि आडंबरपूर्ण सामंती वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सब बहुत ही सुसज्जित ढंग से लिखा गया ये आंसर। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो आप अपने कॉपी में, नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? तो फादर पुलके तो एक सन्यासी थे, लेकिन हमें उन्हें सन्यासी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनके मन में सन्यासी के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। ठीक है, उनको अपने मन और अपनी माँ, अपने परिचितों के प्रति विशेष स्नेह था। ठीक है, वे बेखूबी अपने रिश्ते निभाते थे, जिनसे भी उनका रिश्ता था, चाहे उनके रिलेटिव हो, माँ हो, उनसे वो रिश्ते निभाते थे। तो सन्यासी इस तरीके का नहीं होता है, इसलिए एक सन्यासी तो थे लेकिन हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते, क्योंकि सन्यासी के लिए कोई रिश्ता नहीं होता, वो कोई रिश्ता नहीं निभाते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, माँ बाप, अपने प्रियजनों से। ठीक है, तो इस ही वजह से हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी बच्चों ये रहा आंसर, सुसज्जित ढंग से लिखा गया है आंसर। आंसर आप एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, फादर बुल्के ने परंपरागत सन्यासी से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। वे केवल संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। सामान्यतः सन्यासी के मन में किसी के प्रति विशेष लगाव नहीं होता है, जबकि फादर बुल्के के मन में अपनी माँ तथा परिचितों के प्रति विशेष स्नेह था। वे बेखूबी रिश्ते निभाते थे, अपने प्रियजनों के घर समय समय पर व उत्सवों और संस्कारों में शामिल होते थे। संकट के समय उन्हें सहानुभूति एवं धैर्य बंधाते थे। सन्यासी की तरह न रहकर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से उन्हें अध्यापन कार्य भी किया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहां तक उचित ठहराएंगे और क्यों? तो देखिए, लखनवी अंदाज में नवाब साहब, इससे पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि वो दिखावटी कर रहे थे, जो कि कतई उचित नहीं है। ठीक है, दिखावा, झूठा दिखावा उचित नहीं होता, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाना और अपने आप को सबसे ऊपर सुपीरियर मानना एक मानवंचित आचरण कहलाता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। पहले नवाब साहब ने अकेले डिब्बे में खीरे खाने के लिए खरीदे थे, किंतु लेखक के सामने देखकर उसने नवाबी शासन का दिखावा करने की सनक में उन्होंने खीरा खाए बगैर ही फेंक दिया था। सो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। बाकी आप आंसर लिखने के लिए अच्छी तरीके से सेंटेंस मेकिंग के लिए आप ये आंसर देख सकते हो। लिखा है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब की अपनी नवाबी शान और रईसी का झूठा दिखावा करने की सनक कतई उचित नहीं थी, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाना मानवोचित आचरण नहीं कहा जा सकता। पहले नवाब साहब ने अकेले डिब्बे में खीरे खाने के लिए खरीदे थे, किंतु लेखक को सामने देखकर अपनी नवाबी शान का दिखावा करने की सनक में उन्होंने खीरे खाए बिना ही खिड़की से बाहर फेंक दिए। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था? फादर बुल्के के मृत्यु का से लेखक जो है वो आहत क्यों था? तो देखिए, फादर बुल्के एक बहुत ही मधुर स्वभाव वाले त्यागी व्यक्ति थे, जिनका पूरा जीवन दूसरों की भलाई, दूसरों को अपनत्व, दूसरों से प्यार, ठीक है, दूसरों की दुख बांटने में गुजरा। ऐसे लोग के निधन से हर एक इंसान को आहत हो सकती है, और यही वजह है कि लेखक को भी फादर बुल्के की मृत्यु से आहत हुआ। ठीक है बच्चों, लिख लोगे आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। बच्चों यहाँ पर 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन हो, उसमें से केवल 3 के आंसर आपको देने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि बादल के गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल को कवि की अन्य उपेक्षाएं क्या है? सो बच्चों, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है? तो कवि निराला जी बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। उनका मानना है कि बादल जो है वो क्या करता है, पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, ठीक है ना, पृथ्वी को शीतलता प्रदान करता है। उसी तरीके से हम इंसान को भी दूसरों की कष्ट में सहायता करनी चाहिए, उन्हें कष्ट को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से बादल धरती की प्यास, धरती की कष्ट को दूर करता है। बाकी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही सुसज्जित ढंग से लिखा गया है कि कवि निराला जी बादलों को क्रांति दूत मानते हैं, अतः वे बादलों से गुजरते हुए बरसने का अनुरोध करते हैं ताकि सोए आलसी लोगों में चेतना का संचार हो जाए। बादल से कवि की अनपेक्षा है कि वो गर्मी से पीड़ित धरती की प्यास बुझाएं और शीतलता प्रदान करें। नेक्स्ट है बच्चों, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंगित हुई है? बताइए कि वह कौन सी खूबी है जिससे घर घर भर जाता है, अट नहीं रही है। कविता के आधार पर उत्तर देना है आपको। किसके आधार पर? कविता के आधार पर। चलिए तो इस पंक्ति के द्वारा कवि वसंत ऋतु में बहने वाली हवा की विशेषता को बताते हैं।
वो कहते हैं कि बसंत ऋतु में बहने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा से सारा घर महक उठता है। पूरी वातावरण में ताजगी व उत्साह का उमंग भर जाता है। हर जगह हरियाली छा जाती है, फूल खिल उठते हैं। तो इस तरीके से पूरा घर महक उठता है। बच्चों आंसर देखने के लिए अब ये रहा इसका स्वतंत्र ढंग से लिखा गया आंसर। इसको आप लिख सकते हो, या तो जैसे मैंने बोला वैसे आप अपने तरीके से बना के लिखिए, या फिर आप ये लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है कन्यादान कविता में माँ की सोच परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है। तो माँ की सोच परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है। तो बच्चों देखो, परंपरागत माँ अपनी बेटी को सब कुछ सहकर कर्तव्य पालन करने की सीख देती है, लेकिन कविता में वर्णित माँ की सोच भिन्न है। वह यह चाहती है कि लड़की विनम्र, मृदुभाषी, सहनशील हो, लेकिन वह उसे निर्बल नहीं देखना चाहती है। उसे भविष्य के संभावित खतरों के प्रति भी जागरूक करती है। माँ चाहती है कि उनकी बेटी शोषण का शिकार न हो, कोई उसे शोषण ना करे, कोई उसे दबाए नहीं, ठीक है। गलत अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, बोलें। तो इस तरीके से कन्यादान कविता में माँ की सोच परंपरागत माँ की सोच से भिन्न है। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर आप मेरा आंसर याद करना चाहते हो तो आप ये आंसर रहा, आप याद कर सकते हो। लिख रहा है परंपरागत माँ अपनी बेटी को सब कुछ सहकर कर्तव्य पालन करने की सीख देती है, लेकिन कविता में वर्णित माँ की सोच भिन्न है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है माँ की मूल चिंता क्या थी। तो माँ की चिंता थी कि उनकी लड़की बहुत भोली और सीधी थी। वह अभी भी सयानी नहीं हुई है, केवल वैवाहिक सुखों को तो थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन कठिनाइयों से अनभिज्ञ थी। क्या क्या कठिनाई आने वाली है ये बिल्कुल नहीं जानती है, इसलिए यही माँ की मूल चिंता थी अपनी बेटी के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। 3 मार्क के 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लिखा है माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश को जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सो बच्चों, इस पाठ में तत्कालीन समाज की जीवन शैली का वर्णन किया गया है। उस समय के परिवारों में बच्चे माँ के ममतामयी आंचल की छांव में बड़े होते थे। घर के सदस्यों के मध्य आत्मीयता का संबंध होता था। पिता और पुत्र के मध्य प्रेम को इस पाठ में विस्तार से वर्णन किया गया है। घर में धार्मिक वातावरण होता था। बच्चों को प्रारंभ से जीवों के प्रति प्रेम करना, जल्दी उठना, प्रकृति के नज़दीक जाना सिखाया जाता था। बच्चे मित्रों के साथ समूह में खेलते थे, जिससे उन्हें सामाजिकता के बारे में, उनके अपने कर्तव्य के बारे में, अपने उत्तरदायित्व के बारे में पता चलता था। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये रहा उसका आंसर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आप याद कर सकते हैं। ये आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो देखिए, एलिजाबेथ कि दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाएंगे तो उस समय वह क्या पहनेगी। उनके परेशानी को इस आधार पर तर्कसंगत ठहराया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम की प्रशंसा चाहता है
वह चाहता है कि वो ऐसे कार्य करें जिससे लोग उनको सराहें, उनकी तारीफ करें। ठीक है, यदि उसके कार्य को भारतीय उपमहाद्वीपों में सराहा जाएगा तो राज परिवार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके वेतन में भी वृद्धि होगी। बच्चों ये रहा इसका आंसर, आप लोग देख सकते हैं। चलिए ये रहा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी के परेशानी का क्या कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की युवती के कथन मैं इंडियन हूँ से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, समझाइए। तो देखिए, देश के नागरिक के मन में अपने देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने की भावना होती है। हर एक इंसान अपने देश के लिए जान देना चाहता है, अपने देश की रक्षा करना चाहता है, अपनी देश की स्वाभिमान व गरिमा की रक्षा करते हुए अपनी रक्षा करने के लिए अपने जान की आहुति भी देने के लिए तैयार है। ठीक है, हम सब मिलजुल कर काम करना चाहते हैं जिससे हमारे देश की प्रगति हो और हमारा देश आगे बढ़े। हम सबको अपने देश के समस्त नियम व कानूनों को सख्त निष्ठा से पालन करना चाहिए। हमें अपने चारों तरफ स्वच्छ व साफ वातावरण के लिए साफ सुथरा रखना चाहिए। हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं। हम सब मिल करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ें। कोई भी गलत काम अगर हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाएं और अपने देश के सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर उसे संरक्षित बनाए रखें। हमें व्यर्थ समय बर्बाद न करें। ईमानदारी से राष्ट्र को विकास की तरफ ले जाने वाले कार्य करने चाहिए। हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। वैसे मैंने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर दिया है, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड ख में आ गए बच्चों। यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग संकेत बिंदु है आशय, फिर स्वरूप और बचाव के उपाय। सो ग्लोबल वार्मिंग, सो बच्चों धरती की तापमान लगातार बढ़ रही है। धरती के तापमान में लगातार वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आज यह समस्या पूरे विश्व की एक प्रमुख समस्या बन गई है। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाए तो इस समस्या से मुक्ति पाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाए तो इससे इस पृथ्वी पर जीना असंभव हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के फलस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, बाढ़, तूफान, चक्रवात तूफान जैसे प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। मनुष्य को तेल, कोयला आदि गैस के अत्यधिक प्रयोग तथा पेड़ों की अत्यधिक कटाई से स्वयं को रोकना होगा। कम बिजली का इस्तेमाल कर CO2 को फैलने से रोकना होगा। पूरी दुनिया में यदि इन वस्तुओं की खपत कम हो जाए और पेड़ लगाने की प्रक्रिया तेजी से हो तो हम ग्लोबल वार्मिंग से निजात पा सकते हैं। इससे हमारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, प्रदूषण की रोकथाम हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा। सो हम सभी को मिलकर के पेड़ लगाने चाहिए और ईंधनों के दूसरे अल्टरनेट ईंधन का उपयोग जैसे सोलर ऊर्जा की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम तो पेट्रोल डीजल के यूज से करने के बजाय इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। सोलर से चलने वाले, सौर ऊर्जा से चलने वाले व्हीकल्स
इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। वैसे बच्चों ये रहा आंसर, आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से सुसज्जित ढंग से लिखा गया ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में प्रतियोगिता का महत्व। आपको इसका भूमिका लिखना है। प्रतियोगिता से लाभ क्या होता है? विद्यार्थियों पे बढ़ता दबाव, बढ़ती प्रतियोगिताओं का नकारात्मक पक्ष और निष्कर्ष। नेगेटिविटी क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और फिर आखिरी में निष्कर्ष कि आपका क्या निष्कर्ष है इसके प्रति। तो देखिए प्रतियोगिता जो है वो हर एक मनुष्य की आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ठीक है, ये प्रतिभागी को आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। वे अनुभव करते हैं। हार और जीत उनको एक अच्छी अनुभव देके जाती है ताकि आने वाले टाइम में वह अपने आप को चेंज करें और कठिन मेहनत करें और जीत जाएं। अगर आप हार जाते हो किसी भी प्रतियोगिता में तो वो फेल्योर जो है आपको एक सबक देती है कि आप नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मेहनत करें और इस प्रतियोगिता को जीतें। तो ये तो बच्चों हुआ भूमिका। प्रतियोगिता से लाभ क्या होते हैं? देखिए प्रतियोगिता से जब आप किसी भी प्रतियोगिता में जीत जाते हैं तो उससे आपका आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो बढ़ता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रतियोगिताएं जो आजकल होती है उनमें कुछ इनाम दिए जाते हैं। सो एक तरीके से धन का उपार्जन भी आप कह सकते हो। ठीक है, विद्यार्थियों पे बढ़ता दबाव। सो देखिए प्रतियोगिताओं की वजह से विद्यार्थियों पे दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि दिनों दिन जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। हर एक फील्ड में बहुत सारे कंपटीटर हैं। सो इससे बच्चों के दबाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ती प्रतियोगिताओं का नकारात्मक पक्ष। अब बढ़ती प्रतियोगिताओं का नकारात्मक पक्ष बच्चों ये है कि कंपटीशन बढ़ने से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पास नहीं कर पाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो टूट जाते हैं। ठीक है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी मनोबल टूट जाती है और वो आगे बढ़ने से वंचित रह जाते हैं। निष्कर्ष, तो बच्चों निष्कर्ष ये है कि हमें प्रतियोगिता से बहुत सारे फायदे हैं। हमें हमेशा अपने फेलियर को नहीं देखना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर हम एक बार हार जाते हैं किसी प्रतियोगिता में तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए और नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सो बच्चों ये रहा इसका आंसर, अच्छी तरीके से लिखा हुआ। आप लोग चाहो तो ये लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी ऐतिहासिक स्थल की अविस्मरणीय यात्रा। मतलब क्या? किसी ऐतिहासिक स्थल, बहुत पुराना कोई मंदिर है, कोई बहुत पुराना किला है, वहाँ पर जाना, वहाँ भ्रमण करना, वहाँ विजिट करना। सो बच्चों भूमिका, गंतव्य का चुनाव एवं उसके ऐतिहासिक महत्व, यात्रा विवरण, दर्शनीय स्थलों की संक्षिप्त जानकारी और उपसंहार। सो देखिए ये बच्चों आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऐसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा की है। हमने तो बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों पे गए हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ये मंदिर बहुत ही पुरानी मंदिर है, तो हम वहाँ की वर्णन करेंगे, यात्रा वर्णन। ठीक है, आप कहीं और गए हो तो वहाँ का वर्णन कर सकते हो, वहाँ पर क्या आपने जानकारी ली, ठीक है, क्या सब चीज़ें थी, ये चीज़। देखिए आंसर जो है एक मध्य प्रदेश की सांची आत्मकला
आत्मकला और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ये मध्य प्रदेश के सांची स्तूप के बारे में बताया गया है। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो। अगर आप अपने तरफ से नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे अपने बैंक के बचत खाते की चेकबुक कहीं खो गई है, इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही करने के लिए निवेदन करते हुए बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। सो देखिए, अगर इस तरीके का लेटर आपको लिखने के लिए आए तो आप लिखेंगे सबसे पहला सेवा में। सबसे पहला क्या लिखना है, मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले लिखना है आपको सेवा में। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय या प्रबंधक महोदय भी लिख सकते हैं आप, प्रबंधक भी लिख के छोड़ सकते हैं। शाखा प्रबंधक महोदय, SBI, कौन सा बैंक है वो लिखना है आपको, SBI नई दिल्ली। उसके बाद विषय चेकबुक खो जाने के संबंध में। किसके लिए लिखना है, चेकबुक खो जाने के संबंध में। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे महाशय, सविनय निवेदन यह है कि उसके नीचे आपको लिखना है महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं जो कुछ भी आपका नाम हो, ABC कुछ भी, या क ख ग, खाता संख्या, आप खाता संख्या जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है ना। आप चाहो तो IFSC कोड भी डाल सकते हो, नहीं तो खाता संख्या भी बहुत है, ज़्यादा नहीं। आपकी शाखा का या इसी शाखा का एक खाता धारक हूँ, खाता धारक हूँ। मेरा चेकबुक कहीं खो गया है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि नया चेकबुक जारी करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी ABC या क ख ग जो भी आपका नाम है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, लिख लोगे आप। अगर आप पूरा आंसर देखना चाहते हो तो ये मैं आंसर भी पेस्ट कर देता हूँ। ये पहले बच्चों मिटाना पड़ेगा हमें, फिर जाकर के मैं आंसर पेस्ट कर सकता हूँ। जितना मैंने लिखा है इस सबको मिटाना पड़ेगा मुझे, फिर मैं आंसर पेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो मैंने फॉर्मेट बता दिया है, लिख के बता दिया आप लोगों को, आप लोग लिख सकते हो खुद से भी। ये लीजिए,
ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अथवा में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अचानक लॉकडाउन होने पर छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाला आपका छोटा भाई घर नहीं पहुंच पाया है। उसको धैर्य रखने तथा इस विषम परिस्थिति में सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए एक पत्र लिखिए। सो देखिए, इसके लिए अगर आपको पत्र लिखना है तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, आप कहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, प्रहलाद कॉलोनी, नई दिल्ली, जो कुछ भी है। नई दिल्ली, ठीक है। आप चाहो तो दिनांक लिख सकते हो, आज कितना डेट है वो लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे प्रिय अनुज, प्रिय अनुज। अपने से छोटे भाई को अनुज बोला जाता है। आशा करता हूँ कि तुम वहाँ, आशा करता हूँ कि तुम वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। अचानक, मैं बोल देता हूँ बच्चों, आप लोग लिख लीजिए। अचानक फैली इस वैश्विक महामारी और उसके संक्रमण को रोकने हेतु विश्व भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण लोग अपने परिवार से दूर जहाँ तहाँ फंस गए हैं। ईश्वर की कृपा से तुम अपने छात्रावास में शिक्षकों के संरक्षण में पूर्णतः सुरक्षित हो। भाई, यह तुम्हारे धैर्य और संयम का परीक्षा का समय है। इस समय तुम अपने शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, बिना मास्क लगाए कहीं भी मत जाना और हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोते रहना। सबके सामूहिक प्रयास से ही हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, लॉकडाउन खुलते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आदरणीय पिताजी और माताजी तुम्हें शुभ आशीर्वाद कह रहे हैं। तुम्हारा भाई। क ख ग जो कुछ भी है वो आप लिख देंगे, ठीक है। सो बच्चों, ये रहा इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको रिटन फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो इसके लिए आप ये आंसर देख सकते हो। ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, मानव अधिकार दिवस पर जन सामान्य को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन आपको लोगों को पता है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट होता है। सो उसको अच्छी तरीके से जितना सजा के लिखेंगे, जितने ही अच्छी तरीके से लिखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें, अपने कर्तव्य का पालन जिम्मेदारी पूर्वक करें। उसके बाद नीचे मानवाधिकार दिवस, आओ सब मिलकर एक हो जाएं, अधिकार पाने के लिए साथ कर्तव्य निभाएं, तोड़ कर ऊंच नीच जाति पाति की दीवार, सब मानव मानव हो जाएं। एक स्लोगन टाइप से आप लिख सकते हो। जब आपको कहीं से न हो न्याय की आस तो आ जाए मानवाधिकार आयोग के पास। मानवाधिकार आयोग द्वारा जनहित में जारी। संपर्क नंबर दे सकते हो आप, ठीक है। ये रहा इसका आंसर बच्चों। देखिए कैसे एक स्लोगन बनाया गया है, कैसे किस तरीके से, इस तरीके से आप बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मानवाधिकार बड़े लेटर्स में आपको लिखने हैं, ठीक है। ये स्लोगन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, कर्तव्य पालन करने के लिए जिम्मेदार बने। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये विज्ञापन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है।
चलिए नेक्स्ट है, गुड मॉर्निंग चाय के विक्रेता हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो आप लिखेंगे आ गया आपके शहर में आ गया नई ताजगी और स्वाद से भरपूर चाय। गुड मॉर्निंग चाय नाम रखना है, गुड मॉर्निंग चाय। सुस्ती भगाए मन में ताजगी लाए, एक स्लोगन हो जाएगा साइड में, ठीक है ना। एक बार आजमाओगे तो बार बार आओगे, कुछ इस टाइप के से आप लिख सकते हो। विक्रेता, फिर अपना एड्रेस लिखना है नीचे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, कुछ इस टाइप से। देखिए, आ गई छा गई सबकी पहली पसंद ताजगी और स्वाद से भरपूर गुड मॉर्निंग चाय। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं कि विज्ञापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा आपके क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसकी सूचना देते हुए लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहला आप हेडलाइन बना सकते हैं, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, रक्तदान इज रक्तदान महादान, रक्तदान करके पुण्य की भागी बने, कुछ इस टाइप से स्लोगन लिख सकते हैं आप। रक्तदान जीवन दान, ठीक है। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में स्थान कहाँ पर ये रक्तदान होना है वो लिखिए, और राइट हैंड साइड में समय लिख दीजिए कि समय कितने बजे से रक्तदान होगा और कौन ये ऑर्गेनाइज कर रहा है और नीचे लिखना है। जैसे जल कल्याण समाज सेवी संस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिख दीजिए और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कुछ इस टाइप से। देखिए ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है बच्चों। तो संदेश लिखने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको डेट लिखना होता है, उसके बाद समय, उसके बाद आपको लिखना है प्रिय या आदरणीय, जो भी आप लिखना चाहें, जिसको भी आप लिख रहे हैं। फिर क्या चीज़ लिखना है, तो रंगोली बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर एक स्लोगन टाइप से लिख दीजिए कि मान मिले सम्मान मिले सुख समृद्धि का वरदान मिले, बढ़ता रहे आपसी प्रेम भाव, मिलजुल कर बनाए बिहू का त्यौहार, या कुछ ऐसे जो भी स्लोगन आपके मन में, कुछ स्लोगन टाइप लिख दीजिए जो अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे लिख दीजिए आपके जीवन का हर पल मंगलमय हो। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको आंसर पेस्ट कर देता हूँ। आंसर देखिए, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अपने पिताजी को सरकारी नौकरी में प्राप्त हुई पदोन्नति के लिए लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले इस टाइप के संदेश में सबसे पहले दिनांक लिखना होता है, देन समय, देन आदरणीय पिताजी। मैंने बोला था प्रिय या आदरणीय जो वर्ड है वो यूज करना है, तो आप लिखेंगे आदरणीय पिताजी, आपको अपनी विभागीय पदोन्नति के लिए हार्दिक बधाई। यह आपके अपने कार्य के प्रति उत्कृष्ट लगन, एकाग्रता एवं निष्ठा का ही परिणाम है जो सदैव मेरी प्रेरणा रही है। मैं आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करूंगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आपका पुत्र, कखोगा जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आंसर बच्चों ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। वर्षगांठ पर आपको लिखना है एक संदेश। तो संदेश में अभी जस्ट मैंने बता ही दिया फॉर्मेट आपको, तो आप आई होप लिख लोगे अच्छे से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।